18 जून क्या नेट पेपर का पेपर 1 के सेकेंड शिफ्ट के अगले 10 सवालों की आज हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, ये पेपर कैंसिल हो चुका है पर फिर भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, तो चलते हैं। पहला सवाल है लॉजिकल इक्विवेलेंस। नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस पे आपके शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी हमने समझाया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये अंडरस्टैंड करने का कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इन सबको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। तो फेलाइन कैट्स की जगह आ जाएगा, कैट्स फेलाइन की जगह आ जाएगा। मतलब मुझे फेलाइन शुरू में लिखना है और कैट बाद में लिखना है और दोनों का इन्वर्स कर देना है। तो नो कैट्स आर नॉन फेलाइंस, तो ऑल कैट्स आर फेलाइंस आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट बनता है। अगला क्वेश्चन फैलेसी पे है, तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। तो इसमें एक हम इनहेरेंट चीज की बात करें। इनहेरेंट चीज क्या है कि तरुण जो है वो कभी ना कभी इनोसेंट रहा है और इसलिए वो मर्डर कर ही नहीं सकता है। तो ये एक चीज है जो उस फैलेसी को डिपिक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री जनरलाइजेशन नहीं है, स्लिपरी स्लोप भी नहीं है और इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बैगिंग द क्वेश्चन। तो हम ये बेग कर रहे हैं कि क्योंकि वो इनोसेंट था वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, पर ये इनोसेंस यहाँ पर प्रूवन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर फैलेसी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग SRL मॉडल जिसे हम कहते हैं, इसमें स्टेप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले टास्क को एनालाइज किया जाता है। टास्क को एनालाइज करने के बाद हम गोल्स को सेट करते हैं। गोल्स को सेट करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान पे स्ट्रैटेजी होती है और फाइनली एक रेगुलेटेड लर्निंग होती है। तो ये इसके करेक्ट सीक्वेंस है। ई से शुरू होगा और डी पे खत्म होगा। तो ई से शुरू होकर डी पे खत्म होने वाला आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव आई डू वेल इन दिस क्लास। राम ने वैसा अपने भाई को कहा, क्यों कहा? क्योंकि आई रिसीव परफेक्ट स्कोर इन द वर्बल पार्ट ऑफ द सैट एग्जाम वेयर आई हैव ऑल्सो एक्सेल्ड इन माई लिटरेचर क्लासेस। तो ये क्या बताता है, ये एक हाई सेल्फ एफिकेसी बताता है लिटरेचर में, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस अच्छा है और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ये कह रहा है कि क्योंकि उसने लिटरेचर में अच्छा किया है वो सैट के वर्बल में भी अच्छा कर रहा है या कर सकता है या परफेक्ट स्कोर ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी की बात की गई है। ये हमने साइकोलॉजी के जो लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको वापस वही रेफर करना है। अगला क्वेश्चन वापस साइकोलॉजी के बेसिक टॉपिक से है, इसको हम टेस्टिंग के टॉपिक से भी मान सकते हैं। पर ये जो 4 स्कोर होते हैं, नॉमिनल जिसमें आप सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या क्या छोटा है क्या बड़ा है, ऑर्डिनल जिसमें आप जो है उसको रैंक दें कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इंटरवल मतलब आप डिफरेंस बताएं और रेशियो मतलब ये इससे कितना बड़ा कितना छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रैंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल हो गया। तो बी ओनली आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आपका पेपर 1 के शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, प्रपोजिशंस ट्रू या फॉल्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वैलिड या इनवैलिड होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर अपने आप सही हो जाता है क्योंकि हम बोलते हैं प्रपोजिशंस ट्रू या फॉल्स होते हैं। वैलिडिटी प्रपोजिशंस पे नहीं लगती है, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया। वैलिड प्रपोजिशंस के सारे प्रेमाइसेस हमेशा सही होने चाहिए, ये गलत है। देखिए, कोई प्रेमाइस अगर गलत भी होता है तो भी जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा वैलिड हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। पर अगर मैंने बोला है कि मेरे सारे ही प्रेमाइस सही हैं तो मेरा एक भी तो मेरा जो कंक्लूजन है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर मेरे सारे प्रेमाइस सही हैं तो यहाँ पर ये भी इसका सही स्टेटमेंट बनता है। ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल केस में जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो मेजर और माइनर प्रेमाइस लेते हैं। ठीक है, तो कोई प्रेमाइस ट्रू हो सकता है, कोई प्रेमाइस फॉल्स हो सकता है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्रेमाइस हमेशा ट्रू होने चाहिए, पर अगर मेरे सारे प्रेमाइस ट्रू हैं तो मेरा कंक्लूजन हमेशा ट्रू ही होगा, वो फॉल्स नहीं हो सकता। तो ए, बी और डी आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होते हैं। सॉरी, अगला चलते हैं फ्रैक्शंस की ओर। फ्रैक्शंस में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली वैल्यूज निकालनी है और इसको फिर ऑर्डर में जमाना है। तो ये हो गया सबसे छोटा, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो मेनली यहाँ पर आप कितना जल्दी मैथ्स कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सारे अलग हैं
आप कॉमन डिनोमिनेटर लेके इस क्वेश्चन को क्विकली नहीं कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व भी आपको डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप 2 को सॉल्व कर सकते हैं, पर बचे हुए 2 के बीच में डिफरेंस रिजॉल्व करने के लिए आपको 3 डेसिमल प्लेस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 0.84 कॉमन है, ये 2 और 6 से ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हुआ है। अगला क्वेश्चन, न्यूमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स हैं वो डेटा स्टोर कर सकते हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स पे। सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स सोलर एनर्जी लेके उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं और बाद में इस हीट एनर्जी से आप टरबाइन चला के उसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सोलर थर्मल कलेक्टर की बेसिक यूनिट सोलर सेल नहीं होनी चाहिए, सोलर सेल की बेसिक यूनिट थर्मल करेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। ये फ्लैट भी हो सकते हैं, कंसंट्रेटिंग भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी समझाया, और इसका टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और जो पैराबॉइड शेप के होते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा चला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 सन्स के जितना, 1000 सन्स के जितना। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर 2000 के ऊपर जा सकता है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ इनकरेक्ट है, बाकी सारे ही स्टेटमेंट सही होते हैं। अगला क्वेश्चन, A culture which is not touched by communication of alphabetical writing is। देखिए, राइटिंग के बिना मतलब जो वर्बल ज्ञान है, जो ओरल इंफॉर्मेशन पास की गई है, तो इसमें लिटरेसी नहीं हो सकता, टाइपोग्राफी नहीं हो सकता, एक्सक्लूसिविटी नहीं हो सकता, ओरैलिटी, प्राइमरी ओरैलिटी ही इसका एक सही उत्तर होगा। तो ये अगले 10 क्वेश्चन थे जो हमने किए। अगले सेट में हम मिलते हैं और करते हैं आखिरी के 10 सवाल, पर यहाँ पर हम खत्म नहीं होंगे, हम इसके आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और प्रैक्टिस के साथ साथ मोर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू।